दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की जो आपकी पूरी बुक होती है उसमें से हम लोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न को कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 तक देख लिया था और अभी तक हम लोगों ने 30 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न को डिस्कस कर लिया था। ठीक, तो आगे आज हम लोग इसी के आगे के प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना सभी चीजों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। आज ये आपका जो पार्ट नंबर 4 होने वाला है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की जो पूरी बुक होती है उसी में से आगे के जो प्रश्न होते हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, आपके बोर्ड परीक्षा में आने लायक होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार आए हुए प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग 10 प्रश्न और करेंगे, जो आपके टोटल आज की वीडियो में आपके 40 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना, वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसको भी क्लास 12 बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। 60 रुपीज़ कॉस्ट है, जिसमें आप लोगों को क्लास 12 बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर होते हैं उन सभी के नोट्स मिल जाएंगे। साथ में ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कराया जा रहा है इसका PDF भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न के टॉपिक को स्टार्ट किया, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने 30 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न को कर चुके हैं, जो आपकी पूरी बुक से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक, उसके आगे के प्रश्न को आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप लोग उन पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं, क्योंकि सभी जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं पूरे बुक से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक, तो सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से देखो, साथ में मैं इसका सोल्यूशन भी आपको बता रहा हूं, तो आप लोग सोल्यूशन को अपनी कॉपी में नोट करो और साथ में डेली बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सभी को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करते हुए रहो। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो जो पिछली वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने जो 30 क्वेश्चन देखे थे, जिसमें जो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन था वो मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ा था कि आप लोग उसे कमेंट करके बताना, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने या फिर कह सकते किसी भी स्टूडेंट ने उस पर ध्यान नहीं दिया और किसी ने भी उसको कमेंट करके नहीं बताया। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या था आपका, जो आपका था 30वां क्वेश्चन, जो आपका होता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था लेकिन किसी भी व्यक्ति ने कमेंट नहीं किया। ठीक, तो चलिए अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे कि वैश्विक रूप से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, यानी कि जो स्वास्थ्य होता है हमारा उसके प्रति हम लोग को अधिक जागरूक बनाने के लिए प्रतिवर्ष यानी कि हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 7 अप्रैल को ही आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में तो आता ही है, साथ में आपका लघु उत्तरीय और कह सकते हैं कि लघु उत्तरीय सेकंड टाइप के क्वेश्चन में भी ये प्रश्न आपके आ जाता है। ठीक, और ये बोर्ड परीक्षा में आपके 5 से 6 या 7 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। यहाँ पर केवल अति लघु की बात करें तो केवल अति लघु में अगर हम देखें तो 4 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, और अगर हम लोग लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय सेकंड टाइप दोनों मिलाकर के देखेंगे तो कम से कम 7 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न डायरेक्ट आया हुआ है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है आपका, दोहरा निषेचन को परिभाषित कीजिए। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि युग्मक संलयन के बाद दूसरा जो आपका नर युग्मक होता है वो ध्रुवीय कोशिका से संलयित होता है। ये चीज आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि 2 नर युग्मक होते हैं, एक जो नर युग्मक होता है वो आपका मादा युग्मक के साथ संलयन कर लेता है और जो दूसरा बचता है वो आपका ध्रुवीय कोशिका के साथ संलयित कर लेता है। ठीक, इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका आवृद्विजीवी पादप होते हैं उनमें दोहरा निषेचन होता है, यानी कि 2 निषेचन होता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है, एक आपका निषेचन हो जाता है मादा युग्मक के साथ और दूसरा हो जाता है ध्रुवीय कोशिका के साथ। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है, तो आप लोग को इतना ही लिखना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, तो जल्दी से आप लोग इसे भी नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, जो आपका होता है परिवार नियोजन की स्थायी विधियां क्या हैं। 2020 में आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बता सकते हैं कि जो परिवार नियोजन की जो स्थायी विधियां हैं वो आपका है पुरुष नसबंदी एवं मादा नसबंदी, आप कह सकते हैं महिला नसबंदी। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना है कि पुरुष नसबंदी को हम लोग वैसेक्टोटॉमी कहते हैं और जो आपका मादा नसबंदी होती है कह सकते हैं महिला नसबंदी जो होती है उसे हम लोग ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से आपको याद रखना है, तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है सहायक जनन प्रौद्योगिकी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ART
ART कहते हैं, कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य बताइए। यानी कि हम लोग को बताना है कि जो आपका सहायक जन प्रौद्योगिकी है या फिर कह सकते हैं ART है, इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है। NCERT का क्वेश्चन है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हो सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में क्वेश्चन आ जाए, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक, तो आप लोग बताएंगे कि सहायक जन प्रौद्योगिकी जिसे हम लोग ART कहते हैं, कार्यक्रम का जो प्रमुख उद्देश्य है वो विशिष्ट तकनीकों जैसे कि आप लोग जानते होंगे ZIFT, GIFT, ICSI आदि जो होते हैं उनके द्वारा हम लोग जो बंद दंपत्तियां होती हैं, यानी कह सकते हैं जो भी संतान उत्पन्न नहीं कर पाती हैं, उनकी सहायता करने के लिए ही इसका उद्देश्य है। ठीक, यानी कि इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है कि द्वारा बंद दंपत्तियों को संतानोत्पत्ति में सहायता करना है, जिनका सामान्य उपचार संभव है। यानी कि जो भी आपके बंद दंपत्ति हैं, जो भी संतान को उत्पन्न नहीं कर पा रहे, तो उनकी सहायता करने, यानी कि संतान उत्पन्न करने में उनकी सहायता करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है आपका, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग आराम से बता सकते हो, ये आपका क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न में भी आ सकता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे कि प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग जल्दी से इसे भी नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, वंशागति या अनुवांशिकता, यानी कि जो वंशागति होती है उसे हम लोग अनुवांशिकता कहते हैं, तथा अनुवांशिकी में क्या अंतर होता है। ठीक, ये चीज हमको बताना है कि जो आपका अनुवांशिकता होती है और अनुवांशिकी होती है, इसमें क्या अंतर होता है, यही अंतर हम लोग को बताना है। आपकी बोर्ड परीक्षा में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपका अलग अलग पूछा जा सकता है कि अनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए या फिर अनुवांशिकी को परिभाषित कीजिए, तो भी आपका ये यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग सबसे पहले अनुवांशिकता और अनुवांशिकी का हेडिंग लगा देंगे, उसके बाद फिर लिखना स्टार्ट करेंगे कि जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना है कि जीव के जो एक लक्षण होते हैं, वो कह सकते हैं जी जीवों के जो वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, तथा इसके स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग अनुवांशिकता कहते हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग अनुवांशिकी की बात कर लेते हैं। तो आप लोग अनुवांशिकी में लिखेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति एवं जीवों में विभिन्नताओं का अध्ययन होता है अनुवांशिकी कहलाती है। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आपको इसे याद करना है, किस प्रकार से अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है। तो इसे भी आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, जो आपका होता है डीएनए को केंद्रक में मिलाने वाले, कह सकते हैं कि डीएनए को केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किसने पहचाना। यानी कि हम लोग को बताना है कि जो डीएनए होता है उसे केंद्रक में मिलने वाला अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किसने पहचाना या फिर कह सकते हैं सर्वप्रथम किसने खोजा। 2019 में आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ, तो आप लोग बता सकते हैं कि डीएनए की अम्लीय प्रकृति की खोज जो थी वो फ्रेडरिक मीजर ने की थी। ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है आप लोगों के लिए, और आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो आप लोग जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 37, जो आपका होता है चार गाफ के नियम की व्याख्या कीजिए। 2009 में बोर्ड परीक्षा में भले ही क्वेश्चन आपके आया, लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है। तो उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे कि इस नियम के अनुसार डीएनए में एडेनिन की मात्रा जो होती है वो थायमीन के बराबर होती है, यानी कि ए बराबर किसकी होती है, टी के बराबर होती है। ठीक, तथा जो ग्वानिन होता है उसकी जो मात्रा होती है वो साइटोसिन के बराबर होती है, यानी कि जी बराबर सी के होती है। और प्रत्येक जाति के लिए एडेनिन, थायमीन और साथ ही में ग्वानिन और साइटोसिन का जो अनुपात होता है वो विशिष्ट होता है। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ताकि कोई भी डाउट ना रहे और अच्छे तरीके से आप अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में इसे रिप्रेजेंट कर पाएं। ठीक, तो इतना आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, जो आपका होता है अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक अणु कौन सा है। ठीक, ये चीज हमको बताना है कि जो अनुवांशिक सूचनाएं होती हैं उसका वाहक अणु कौन सा है, और प्रयोग द्वारा सिद्ध करने वाले वैज्ञानिकों के नाम भी हम लोग को बताने हैं। 2006 में 2005 में आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे कि ग्रिफिथ ने सर्वप्रथम जीवाणु में रूपांतरण का प्रयोग किया, और उसके द्वारा उन्होंने बताया कि जो अनुवांशिक पदार्थ के कारण ही रूपांतरण होता है। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं उनके द्वारा ही रूपांतरण होता है। ठीक, और उन्होंने ये नहीं बताया था कि डीएनए ही आपका अनुवांशिक पदार्थ है। तो आगे यहाँ पर लिखा गया है, तथा एवेरी, मैक्लियार्ड एवं मैक्यार्टी ने जीवाणु में रूपांतरण प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि डीएनए जो है वो अनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपका होता है डीएनए एवं आरएनए के बीच दो रासायनिक अंतरों का उल्लेख कीजिए। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका ये, 2020 में बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है। तो आप लोग बताएंगे कि डीएनए में जो होता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। ये चीज आपको ध्यान देना है कि जो डीएनए होता है उसमें क्या होता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है तथा इसमें थायमीन पाया जाता है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना है कि जो डीएनए होता है उसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, उसके साथ में थायमीन पाया जाता है। जबकि अगर हम लोग आरएनए की बात करें तो आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है तथा थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ठीक, तो इसे भी आप लोग को अच्छे तरीके से याद रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसे आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपका होता है, जो आपका होता है न्यूक्लियोटाइड्स में पाए जाने वाले प्यूरिन के नाम लिखिए। ठीक, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम जो होगा अनाउंस किया जाएगा। ठीक, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।